सेक्शन 56(2)(10) क्या कहता है? कहता है किसी को गिफ्ट आया, इंडिविजुअल को, फर्म को, एचयूएफ को, कंपनी को। गिफ्ट रिसीव बाय, कोई इंडिविजुअल को गिफ्ट आ रहा है, कोई एचयूएफ को, फर्म को, कंपनी एटसेट्रा। किसी को भी गिफ्ट आए तो क्या वेदर अमाउंट ऑफ गिफ्ट रिसीव इज टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज और नॉट, ये कौन बताएगा? सेक्शन 56(2)(10) क्या कहता है? गिफ्ट का पहला पॉइंट, गिफ्ट इन कैश, चेक, ड्राफ्ट, अगर गिफ्ट इसमें आता है, चेक, कैश, ड्राफ्ट, फ्रॉम रिलेटिव, नो लिमिट, एग्जम्प्ट। रिश्तेदारों से गिफ्ट आ जाए, कितना मर्जी आ जाए। अब आपको यह जान लेना जरूरी है कि रिलेटिव का मीनिंग कौन है, रिलेटिव में कौन आएगा, क्योंकि अगर उनमें से किसी से आएगा तो गिफ्ट माफ होगा, और किसी से आएगा तो वो रिलेटिव का गिफ्ट नहीं होगा। फ्रॉम, एक तो ये अग्रीगेट, देखो सेक्शन 56(2)(10) गिफ्ट रिसीव बाय इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी। किसी को गिफ्ट आए, अगर गिफ्ट कैश में, चेक में, ड्राफ्ट के तौर पे आता है, इनमें से किसी तरीके से भी आए, तो क्या रूल है? रिलेटिव से गिफ्ट आए कोई लिमिट नहीं, पूरी तरह से क्या है? एग्जाम्प्ट। नॉन रिलेटिव से आए तो क्या? अग्रीगेट, फ्रॉम ऑल नॉन रिलेटिव्स during the year, if less than or equal to rupees 50,000 है exempt। if aggregate of gifts from all non relative अबव 50,000 है साल में, तो होल अमाउंट इज टैक्सेबल।
सारा अमाउंट टैक्सेबल होगा, ये अपने को कह रहा है। भाई गिफ्ट का अमाउंट जो है 50,000 तक है, 45,000 है, 40,000 है माफ, 50 है माफ, लेकिन जैसे ही 1 रुपया ऊपर हुआ तो पूरे पे टैक्स लग जाएगा। जैसे मान लो गिफ्ट मिला आपको 50,500 रुपये, तो 500 पे नहीं लगेगा, पूरे 50,500 पे लग जाएगा। ये चीज कह रहा है। देखो मैं कह रहा हूं राम, गिफ्ट इन कैश, चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस एक्सेट्रा फ्रॉम रिलेटिव, रिश्तेदारों से आए 40,000, फ्रॉम ऑल नॉन रिलेटिव, थोड़े थोड़े करके दोस्तों से आए 30, क्या होगा बोलो? सारा माफ, क्योंकि ये तो गिनो ही ना, रिश्तेदारों वाला तो गिनो ही ना, रिश्तेदारों वाला तो गिनना ही नहीं आपने, ठीक है। और जो नॉन रिलेटिव वाला है वो तो 50 को क्रॉस किया ही नहीं, सारा का सारा क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट। लेकिन अगर मैं कह दूं ये है 52,000, ये तो गिनो ही ना, 52,000, 50,000 से ज्यादा है ना, 52,000 है, तो ये 52 का 52 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज। कितने रुपए? अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। सही है। गिफ्ट का अमाउंट 50,000 या उससे कम का है, जाने दो, 1 रुपया ऊपर है सारे पे टैक्स। रिलेटिव वाला देखो ही ना, जितना मर्जी हो माफ, जितना मर्जी हो। जैसे मान लो आपका एक फ्रेंड है ए, उसने 15,000 का दे दिया, बी ने दे दिया 30,000 रुपये का, तीसरा दोस्त 5100 रुपये का गिफ्ट दे रहा है। ट्रेंड है ना इंडिया में 11,000, 5100, 2100, 3100, वो 5100 रुपये दे रहा है। ये तो कितना हो जाएगा फिर सारा? अदर सोर्सेज में 50-100 आएगा टैक्सेबल। इसलिए आप उस दोस्त को कहो भी तेरे वहम वूम रहने दे, 100 रुपये रख ले तू अपने, हमें कितना दे दे, तू अपना 5,000 ही दे दे, ठीक है ना। क्योंकि दिक्कत हो जाएगी तेरे 100 रुपये के चक्कर में, क्या है हमारा तो पूरा 50-100 टैक्सेबल हो जाएगा, समझे। मान लो मुझे मेरे दोस्त कहें कि ये ले भाई 45,000 रुपये के चेक देंगे गिफ्ट में, अब एक और दोस्त आ रहा है कहता 30,000 रुपये मैंने भी देना है, तो मत लेना, नहीं लेना, क्योंकि क्या हो जाएगा वो 45 और 30 75 जाने भी नहीं देना चाहते अपन। भाई अब कोई आ रहा है बाद में पता नहीं आए ना आए, अब या तो उसको कह दो भाई थोड़े दिन ठहर जो, अगला साल शुरू होगा तब दे देना, क्योंकि 1 साल में 50 है, तू थोड़ा रुक के दे दे भाई। या वो कहता है जी अभी देने हैं मैंने, तो ऐसा करो आप ना किसी फैमिली मेम्बर और के नाम ले लो, भाई के नाम ले लो, वाइफ के नाम ले लो, मदर के नाम ले लो, फादर के नाम, ताकि क्या एक आदमी को 50,000 रुपये नॉन रिलेटिव से माफ़ है, तो अलग अलग ले लो ना, अलग अलग ले लो। आप कहोगे जी सर फिर तो बहुत बढ़िया है, घर में 5 लोग हैं तो 50-50,000 दिखा देंगे गिफ्ट, कर लो, कितनी वाइट कर लोगे? 50-50 करके 5 लोगों के नाम कितने वाइट मनी कर दो? 2.5 लाख रुपए कर लो। सरकार कहती तेरी 2.5 लाख के चक्कर में क्या हमारा इतना टाइम बर्बाद हो जाएगा, पूछेंगे क्यों आए, कैसे आए, छोड़ो ठीक है कर लो वाइट, कितनी कर लोगे? आपको करोड़ों की प्रॉपर्टी पड़ी है, पैसा लगाना है, तो आपको क्या 50-50,000 रुपये से वाइट कर लोगे, कितना कर लोगे? समझे ना बात। कहने का मतलब 50,000 एक बहुत ही नेग्लिजिबल सा अमाउंट है, इसलिए 50,000 रुपये तक करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर लो। क्लियर है बात? समझ आया गिफ्ट का?
रिलेटिव का मीनिंग जान लेना जरूरी है कि रिलेटिव कौन होता है, क्योंकि रिलेटिव से गिफ्ट की कोई लिमिट नहीं है। देखना रिलेटिव में कौन कौन लोग आते हैं। रिलेटिव राम, राम के रिलेटिव में कौन कौन आएंगे, देखना राम, राम के रिलेटिव में ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी, वाइफ, चलो वाइफ इधर लिखता हूं, मिसिज राम, मिसिज राम भी इसकी रिलेटिव है, वाइफ यानी कि वाइफ के ब्रदर सिस्टर, वाइफ के पेरेंट्स, वाइफ के ग्रैंड पेरेंट्स, राम के बच्चे चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, और खुद की वाइफ छोड़ दो, मम्मी पापा छोड़ दो, बाकी सबके स्पाउसेस भी, बाकी सबके स्पाउसेस भी। यानी स्पाउसेस क्या, ब्रदर है तो ब्रदर की स्पाउस कौन होगी, भाभी। सिस्टर है तो उसका स्पाउस कौन है, लाइफ पार्टनर कौन है, जीजा जी, वो भी रिश्तेदार, दीदी रिश्तेदार, जीजा जी रिश्तेदार, भाई रिश्तेदार, भाभी रिश्तेदार, ये सब क्या है, रिलेटिव हैं। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब क्या हैं, रिलेटिव हैं। चला दिया, वो करना बंद करना। देखो पेरेंट्स तो हो गए, मम्मी पापा हो गए, दादा दादी नाना नानी दोनों चलेंगे, मैटरनल पैटर्नल दोनों। जो ग्रैंड पेरेंट्स है दोनों चलेंगे, मैटरनल भी और पैटर्नल भी। अंकल आंटी भी दोनों चलेंगे, मैटरनल और, समझ गए ना, मैटरनल पैटर्नल दोनों। जैसे मामा मौसी रिश्तेदार हैं, चाचा ताऊ भी रिश्तेदार हैं, मैटरनल पैटर्नल दोनों चलेंगे। क्लियर, मौसी मौसा जी, ठीक है, मामा मामी भी रिश्तेदार है। कई बार होता है ना कि मदर का भाई तो मामा ही हुआ, मामी कहाँ अपना होती है, नहीं अपनी होगी वो भी रिश्तेदार है। होता है ना कई बार कि भैया परिवार में तो वो आएगा, नहीं नहीं उनके स्पाउसेस भी आएंगे। यानी इन सब के क्या, स्पाउसेस ऑल्सो, स्पाउसेस ऑल्सो। यानी याद रखना, अंकल आंटी रियल वाले अंकल आंटी हैं। अंकल आंटी मीन्स फादर या मदर के सिबलिंग्स जो हैं और उनके स्पाउसेस, ठीक है ना, चाचा ताऊ बुआ और मामा मौसी, और इन सब के स्पाउसेस भी। बुआ हैं तो फूफा जी भी रिश्तेदार हैं, ताऊ तो ताई भी रिश्तेदार है, चाची भी रिश्तेदार है, ठीक। यानी सिबलिंग भी कवर कर दिए गए उनके रिश्तेदार के अंदर, सही है। अब आ जाओ वाइफ, वाइफ के भी रिश्तेदार हमारे रिश्तेदार हैं। वाइफ के कौन, ब्रदर सिस्टर। राम के क्या हो गए, साले साहब साली साहिबा हो गए, उनके स्पाउसेस भी रिश्तेदार हैं। फ्रिज बंद कर दो, वाटर कूलर बंद कर दो, वो स्क्रीन बंद लो। यानी ब्रदर इन लॉ, सीधी बात है, ब्रदर या सिस्टर इन लॉ ऑफ राम। राम के ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ एंड देयर स्पाउसेस ऑल्सो। यहां बड़े लोगों को कंफ्यूजन है, साधु साहब भी रिश्तेदार है कि नहीं है, ठीक है ना। सिस्टर इन लॉ रिश्तेदार, तो उनके स्पाउसेस वो भी क्या है, रिश्तेदार, ठीक। ऐसे ही कह रहा है, ब्रदर वाइफ का ब्रदर ब्रदर इन लॉ हो गया, वो रिश्तेदार, तो उसकी वाइफ भी रिश्तेदार, ठीक। पेरेंट्स यानी इसके फादर इन लॉ मदर इन लॉ भी रिश्तेदार हो गए। राम के ससुर जी रिश्तेदार हैं, यस। और राम की मिसिज के ग्रैंड पेरेंट्स भी, यानी मिसिज के नाना नानी दादा दादी भी, उनका भी तो जवाई है ये रिश्तेदार। उल्टा भी हो सकता है,
यानी इस लेडी को उल्टा कर लो, इस लेडी के रिश्तेदार जब पूछूंगा तो हस्बैंड के परिवार वाले, ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स भी इसके क्या होंगे, रिश्तेदार। क्लियर? यानी एक लेडी के लिए कौन रिश्तेदार हो गया, हस्बैंड तो हो ही गया, बच्चे हो ही गए, और ससुर, मदर इन लॉ, देवर, जेठ और सिस्टर इन लॉ, वो सब भी रिश्तेदार हो गए। यानी कहने का मतलब रिश्तेदारों की जो ये लिस्ट है वो थोड़ी इसमें बड़ी है। कौन? ना 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 ना, अंकल आंटी नहीं है। याद रखना, राम के रिश्तेदारों में खुद के अंकल आंटी तो है, वाइफ के अंकल आंटी मैंने नहीं लिखा। वाइफ के पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स लिखे, अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स लिखे, अपने ब्रदर सिस्टर लिखे, वाइफ के ब्रदर सिस्टर लिखे। ये सब रिश्तेदारों की लिस्ट है। क्लियर? बोलो कोई डाउट? ये सब रिलेटिव्स है, इनमें से किसी से गिफ्ट ले सकते हो। और जिस परिवार का पार्ट हो ना एचयूएफ के, वो एचयूएफ के लोग आपके रिश्तेदार, मतलब एचयूएफ से किसी मेंबर को गिफ्ट आए तो वो भी क्या है, परिवारों का ग्रुप ही होता है। मैं एक साझा बिजनेस परिवार का पार्ट हूं, मान लो, मुझे मेरे एचयूएफ से गिफ्ट आएगा तो वो भी क्या होगा, अपना इस चैप्टर के अंदर क्या होगा, कवर होगा, यानी रिलेटिव के मीनिंग में आएगा। गिफ्ट फ्रॉम, सुनो, गिफ्ट फ्रॉम एचयूएफ, वो भी क्या है, रिलेटिव गिफ्ट है। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव है, वो भी गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव है, वो परिवार के लोगों का ग्रुप ही होता है वो। क्लियर? तो वो ठीक कह रहा है। बोलो, बहुत बड़ी लिस्ट दे दी रिलेटिव्स की। इनमें से कोई भी रिश्तेदार है तो माफ, इसके सिवा और कोई रिश्तेदार नहीं, बताओ। चलो, एक बंदे का फोन आता है, जी देवरानी को अपनी जेठानी से गिफ्ट आया, माफ होगा कि नहीं होगा? देख के बताओ, देवरानी को जेठानी से गिफ्ट आया, माफ होगा कि नहीं होगा? होगा। देखो किस कैटेगरी में फॉल किया ये। हाँ, उस लेडी के लिए हस्बैंड का रिश्तेदार, हस्बैंड के बहन भाई भी क्या है, रिश्तेदार, यानी देवर जेठ क्या हो गए, रिश्तेदार। और देवर जेठ की जो स्पाउसेज हैं, यानी देवरानी जेठानी, उसकी क्या होंगी, रिश्तेदार होंगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, वो भी रिश्तेदार होंगे। सही है? रिलेटिव का मीनिंग क्लियर है? पूछो कोई डाउट? मुझे मेरे चाचा के बेटे ने गिफ्ट दे दिया, मतलब मेरे कजन ब्रदर ने 70,000 रुपये का गिफ्ट, मेरे कजन ब्रदर ने, चाचा के बेटे ने मुझे गिफ्ट दे दिया, वेदर इट इज टैक्सेबल और नॉट? मतलब रिलेटिव गिफ्ट है कि नहीं? नहीं, नहीं। कजन ब्रदर सिस्टर कहीं नहीं मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, रियल ब्रदर सिस्टर, वाइफ के ब्रदर सिस्टर, कजन ब्रदर सिस्टर नहीं। इसका तरीका यह था कि मैं अपने कजन को कहूँ, भाई तू मुझे गिफ्ट ना दे, तू किसको दे दे, अपने मम्मी पापा को, यानी मेरे अंकल आंटी यानी चाचा चाची, उनसे गिफ्ट दिलवा मेरे को, फिर माफ होगा। समझे ना बात? आप अपने कजन ब्रदर सिस्टर से लोगे तो रिलेटिव नहीं है। क्लियर? पर अपा यहां पढ़ेंगे कि नॉन रिलेटिव से जितने मर्जी जब मर्जी लो, कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स नहीं लगता। वो रिलेटिव से, नॉन रिलेटिव से 50 तक, लेकिन एक शादी के मौके पे जितने मर्जी ले सकते हो। ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज
जिसकी शादी है या विल में, वसीयत में, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, डेथ बेड पे जाता हुआ वसीयत में एक आदमी आपके नाम प्रॉपर्टी कर गया, चाहे वो रिश्तेदार नहीं है तो भी क्या है, जाने दो, माफ। ठीक। या आपको स्कॉलरशिप मिलती है, अच्छा परफॉर्म करने पे स्कॉलरशिप दे रही है कोई ट्रस्ट, वो भी लिमिट के अंदर माफ। ये ट्रस्ट होते हैं ना कई इस तरह के, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट को कुछ ऐसा इनाम देते हैं, कुछ वहां से आए कोई स्कॉलरशिप तो वो भी माफ, विल में, वसीयत में कुछ आए तो माफ, शादी के मौके पे आए तो माफ। जिसकी शादी है उसे कितने मर्जी गिफ्ट आए क्या होंगे, माफ। कोई लिमिट नहीं है, ये वाले पे कोई लिमिट नहीं है, सारे के सारे शादी पे। शादी का मतलब शादी है और कुछ नहीं, मेरा कहने का मतलब एंगेजमेंट नहीं। कई बार ना लोग एंगेजमेंट पे भी इतना बड़ा फंक्शन कर लेते हैं, एंगेजमेंट में रिंग एक्सचेंज कर लेते हैं ना, तो एंगेजमेंट होगी। मान लो आजकल क्या पता ही नहीं चलता, वो कहता है जी चलो वो वरमाला भी एक्सचेंज कर लो, कोई नहीं। ऐसा अगर कुछ हो भी जाए तो है तो एंगेजमेंट ना, लीगली तो वो एंगेजमेंट ही है, उसे मैरिज ना माना जाए। वो रोका वोका जो भी होता है, मतलब वो सब क्या हैं, वो सब एंगेजमेंट के फंक्शन हैं, उन्हें मैरिज माना नहीं जा सकता। और 50 से ऊपर गिफ्ट आए एंगेजमेंट पे बख्शे नहीं जाएंगे। क्लियर। और कई बार मैरिज एनिवर्सरी पे आ गया, ना ना मैरिज नहीं है वो भी, मैरिज एनिवर्सरी पे गिफ्ट भी बख्शे नहीं जाएंगे, नॉन मैरिज के गिफ्ट माने जाएंगे। और कई बार क्या होता है, 25 साल हो गया, आजकल ये चलता है ना सिस्टम, जिनकी शादी को 25 हो जाए सिल्वर जुबली और 50 हो जाए फिर गोल्डन, ऐसा करके करते हैं ना लोग फंक्शन। और कई बार आपने मूवीज़ में देखा होगा दोबारा शादी करने का भी ट्रेंड है आजकल, कहता है चलो वो पुराना हो गया सिस्टम, दोबारा वैलिडेट करा लेते हैं। 25 साल, 20 साल, 15 साल, ये नए नए चीज़ें चल रही है बाजार में। टीवी से वो क्या रियल लाइफ में भी आ रहा है कि लोग 15 साल शादी के 10 साल बाद दोबारा फंक्शन करके, कार्ड वार्ड बांट के, पूरा प्रोग्राम करके दोबारा शादी कर लेते हैं पंडित को बुला के। ऐसा वो भी शादी नहीं है, वो सब क्या है, एंगेजमेंट फंक्शन कितना या मैरिज एनिवर्सरी का फंक्शन है, वो शादी नहीं है। ठीक है ना। फिर तो टैक्स बचाने के लिए साल में 4 बार कर लेगा, सेम बार बार, कहता हर महीने कर लूँगा। तो भैया वो क्या है, मैरिज पे गिफ्ट इकट्ठे करना यूं ही चलेगा, वो मैरिज नहीं है, वो सब क्या है, ड्रामा है, माफ नहीं होगा। समझ आई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी माफ करवाने के लिए शादी का मतलब शादी ही है, जो आप समझते हो वही है। क्लियर। बोलोगे डाउट? एक और बात, शादी वाले दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट आई नॉर्मली, ठीक है ना, लड़का लड़की के नाम। वैसे क्या हुआ, जब शुरू में ये रूल आया ना, जिनके घर में शादी थी वो ना जो शगुन वाले एनवेलप पे संभाल के रख लेते थे कि कल को इनकम टैक्स वाले पूछेंगे, कह देंगे देखो इन लिफाफों में डाल के लोग गिफ्ट दे गए थे। ऐसा है, कैश गिफ्ट के सबूत देना बड़ा मुश्किल है। आपको अगर कोई गिफ्ट देना चाहता है ना, उसको को प्लीज़ यार गूगल पे करो, वहाँ लिख के लगा दो, शादी में आने वाले टाइम में कार्ड वहाँ ऐसे लिख के लगाएंगे, प्लीज़ नो कैश प्लीज़, आप गूगल पे पेटीएम कर सकते हैं ऐसे आने वाले, क्योंकि सबूत है। कैश को कौन, देखो आप क्या दो जी, मेरे को तो शादी पे 8 लाख रुपए कैश गिफ्ट आए हैं, थोड़े थोड़े शगुन आए हैं, मुश्किल हो जाएगा, लड़ाई झगड़े की जड़ है, कल को प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा। दिखाते फिर ना ऑफिसर को शगुन के पैकेट पकड़ाते हुए मूवी चला चला के वे गिफ्ट आए थे। इसलिए क्या है, खास खास आदमी है ना जो अपने परिवार वाले, और उनसे चेक ही लो, ठीक है, गूगल पे लो, पेटीएम लो, क्योंकि वो क्या सबूत है। कैश का क्या सबूत है, आए थे कि नहीं आए थे। क्लियर। वैसे कोई आपको आपका रिश्तेदार गिफ्ट दे, दोस्त गिफ्ट दे, तो आप एक गिफ्ट अग्रीमेंट कर लेना। देखो मेरा कोई रिश्तेदार देगा फिर तो मेरे को विश्वास है, मेरा को कोई मतलब रिश्तेदार तो है पर मेरी बनती नहीं अच्छे से, ठीक है, वो मेरे को 5 लाख रुपए का चेक दे रहा है गिफ्ट, माफ है कोई दिक्कत नहीं, पर मैं ना गिफ्ट अग्रीमेंट कर लूँ। पता है क्यों, कल को मांग के खड़ा हो जाए, कहता मैंने तो लोन दिया था, तूने गिफ्ट कैसे मान लिया, मेरे पैसे वापस दे। समझ गए ना बात। तो इसलिए गिफ्ट का क्या लिख लेना चाहिए एफिडेविट पे, अग्रीमेंट, भाई मैं गिफ्ट दे रहा हूं वो लिख के दे दे, कल को मांगे खड़ा हो 2-4 साल बाद कोर्ट में, सर मेरे पैसे नहीं दे रहा, चेक से दिए थे उधार,
कहाँ लिखा है अभी गिफ्ट दिए थे, समझ गए ना, दिक्कतें आती हैं। इसलिए क्या कर लेना चाहिए, कोई देखो अपना रिश्तेदार है, मान लो खास है, अपना भाई दे रहा है, तो उसको भी कहोगे क्या एफिडेविट पे लिख के दे दे, वो तो कोई दूर हो तो लिखवा लो, कल को दिक्कत हो जाती है, पैसे मांग लेते हैं लोग, दिक्कत हो जाती। समझ आया गिफ्ट कैसे लेना है, कितना लेना है, क्लियर। तो गिफ्ट इस तरह से माफ होगा। नेक्स्ट, अब आ जाओ कि आपको क्या है, ये बंद कर दूं, ये हटा दूं सिस्टम। गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या प्रॉब्लम चल रही है? हाँ मैकेनिक बुला के लाना यार, दिखाना पड़ेगा ये, पानी भी डाल के चलाया है। इसकी परसेंटेज देखो बैटरी की कितनी है, उसमें अभी पहले 30 थी, अभी 40 हुई है। ये तो फिर चल रही बहुत हो रहा है, डिस्टर्ब ही हो रहा है ना सारा, सारा बुकिंग कर रहा है RS माई रोड में ना।
हेलो, तो गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसके अंदर अपन ने पढ़ा था, ये भी वही रूल है, रिलेटिव नॉन रिलेटिव। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में आती है, रिसीव हैविंग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 फ्रॉम रिलेटिव एग्जम्प्ट, फ्रॉम ऑल नॉन रिलेटिव टैक्सेबल, अबव 50,000 तो टैक्सेबल, इफ एसडीवी लेस देन और इक्वल टू ऐसा है, रिलेटिव से जितना मर्जी आ जाए तो क्या होगा, 50,000 से ऊपर हो चाहे माफ, लेकिन नॉन रिलेटिव है तो नॉन रिलेटिव से 50 तक आए माफ, 50 से ऊपर आएगा तो वो क्या होगा, टैक्सेबल। मान लो राम को गिफ्ट आया, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम रिलेटिव, फ्रॉम रिलेटिव, रिलेटिव से गिफ्ट आया इमूवेबल प्रॉपर्टी का राम को 70,000 एग्जम्प्ट, फ्रॉम फ्रेंड्स 40,000 एग्जम्प्ट, ये क्या ही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर ये आया 60,000 तो टैक्सेबल। वही 50,000 का थंब रूल है, 50,000 का गिफ्ट आए इमूवेबल प्रॉपर्टी। वैसे जमीन जायदाद की बात करें तो आज के ज़माने में 50,000 में कौन सी ज़मीन जायदाद होगी, मान के चलो ज़मीन जायदाद महंगी होगी और वो टैक्सेबल होगी अगर फ्री में आएगी। 200 गज का, 100 गज का, 50 गज का, 20 गज का कोई प्लॉट आपको गिफ्ट में आ गया, घर आ गया है, दोस्तों से तो फुल्ली टैक्सेबल, रिश्तेदारों से तो फुल्ली एग्जम्प्ट। हाँ, दोस्तों ने सबने मिलकर 40,000 रुपये वाला घर फ्री में दे दिया तो माफ़। वैसे प्रैक्टिकली देखो तो ऐसा होगा नहीं, 40,000 रुपये की कौन सी प्रॉपर्टी आती है, पर रूल तो देना पड़ेगा। इंडिया में कोई प्रॉपर्टी सस्ती हो, पता लगे ज़मीनी थोड़ी सी हो, 40-50 हज़ार से ज़्यादा की ना हो तो माफ़। और ये गिफ्ट हर कैटेगरी का अलग अलग है, 5 कैटेगरी में अलग अलग गिफ्ट हैं। कैश चेक ड्राफ्ट वाला गिफ्ट अलग है, इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्री मिलने वाला गिफ्ट अलग है। अगर दोस्तों से 30,000 कैश आया गिफ्ट और 40,000 की प्रॉपर्टी आई दोस्तों से गिफ्ट, माफ़ दोनों, क्योंकि वो दोनों कैटेगरी क्या है, अलग अलग हैं, दोनों कैटेगरी अलग अलग हैं। क्लियर? तो अपने को देखना पड़ेगा कि गिफ्ट जो हैं वो किस कैटेगरी में फॉल ड्यू करते हैं, उसके अकॉर्डिंग। ठीक, अब देखो, अब ये तो फ्री गिफ्ट हो गया। अब इसी में दूसरा पॉइंट है, क्या, कंसेशनल ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कंसेशनल प्रॉपर्टी मतलब समझे, आपको सस्ती मिली तो ये कंसेशन क्या है, कंसेशन अगर 50,000 से ज्यादा है, एंड दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, एसडीवी इज ग्रेटर देन 110% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन, दोनों कंडीशन पूरी हुई तो ये क्या हुआ, फ्रॉम नॉन रिलेटिव टैक्सेबल। सस्ती आई प्रॉपर्टी दोस्तों से, कितनी सस्ती, 50,000 से ज्यादा, एंड क्या हो, 10% स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसकी क्या हो, एक्चुअल कंसीडरेशन के 10% से भी ज्यादा। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया, किस तरह से कैलकुलेशन होगी। ठीक, टैक्सेबल। अगर यहां भी रिलेटिव आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, रिलेटिव से आएगा तो पूरी तरह से माफ, यानी रिलेटिव के तो ऊपर कोई लिमिट ही नहीं है, एग्जम्प्ट। पंगा सारा नॉन रिलेटिव का है। रिलेटिव कौन है मैं बता चुका हूं, नॉन रिलेटिव का इश्यू है मेन। क्लियर?
बोलो कोई डाउट? अब देखना, राम को हाउस प्रॉपर्टी परचेज फ्रॉम फ्रेंड कृष्ण एट ₹7 लाख। उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है? 8 लाख। दोस्त से आया, बोलो क्या होगा? आपको अपने दोस्त कृष्ण से 7 लाख में घर आ गया जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 8। तो कंसेशन कितनी होगी? 50,000 से ज्यादा होगी। एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 110% एक्चुअल कंसीडरेशन है क्या? यस है। ये 8 लाख है जो कि क्या 7 लाख के 110% क्या 770 से ज्यादा है। ये कंडीशन भी पूरी होगी, 50,000 प्लस वाली भी पूरी होगी। तो ये लाख रुपए इसमें क्या आ जाएगा? राम के लिए टैक्सेबल अमाउंट फॉर राम। अदर सोर्सेज में टैक्सेबल अमाउंट कितना आ गया? 1 लाख रुपए। टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपए। क्लियर? अगर मान लो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? कंसेशन 50 से ज़्यादा और 10% स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कंसीडरेशन का 110% करें, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उससे भी ज़्यादा है। बोथ द कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड, ओनली इन दैट केस अमाउंट इज टैक्सेबल। क्लियर? थोड़ा बदलूं, देखना। मैं कह रहा हूं ये प्लॉट इसने खरीदा है 7.5 या 8-20, ये 7-60, 60,000 का कंसेशन है। ये करना एक बार, 7-60 का 10% जोड़ना कितना बनता है? नहीं, 7-60 में 10% जोड़ो, 8-36। अब देखो कंसेशन कितने का है? 7-60 और 8-20 का फर्क 60 है। क्या ये कंडीशन पूरी होती है? चेक करना, ये कंडीशन पूरी होती है क्या? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 8-20। क्या ये 110% कितना 7-60 के 110% से ज्यादा है? नहीं, ये कंडीशन पूरी नहीं होती। इसलिए अदर सोर्सेज में क्या टैक्सेबल होगा? नथिंग, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। समझ गए? बोथ द कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड। बोलो कोई डाउट? फर्क 50 से ज्यादा हो और 10% वाली कंडीशन 50C वाली भी पूरी हो। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है? 10% से ज्यादा हो किसका? एक्चुअल कंसीडरेशन का। बोलो कोई डाउट? क्लियर? थोड़ा और चेंज करूं? लो, कंसेशन कितना है? 30। पर ये शर्त पूरी हो रही है, देखना, ये शर्त पूरी हो रही है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1,20 है जो कि 110% किसका? 90,000 का। कितना बनता है? 1,20। 99,000 से ज्यादा है ना? यस, ये कंडीशन पूरी हो रही है। कंसीडरेशन 110% से क्या है? मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसीडरेशन के 110% से ज्यादा है, पर ये कंसेशन तो 50,000 को क्रॉस नहीं करता। यानी नथिंग इज टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में टैक्स लगाने के लिए बोथ द कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड। दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। दोनों शर्तें पूरी नहीं हो रही, इसलिए क्या ये टैक्सेबल नहीं होगा। ध्यान से देखो, मैंने दोनों तरह की कंडीशंस बता दी। और हां, जहां तक सेलर की बात है, उस पे कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होने वाला है? सेलर पे 50C। 50C कहता है सेलर तेरे लिए सेल कितनी मानी जाएगी? बताओ कितनी सेल मानी जाएगी? देख के बताओ, इस सिचुएशन में सेलर के लिए सेल कितनी मानी जाएगी? सेलर के लिए 1,20। उसमें 50,000 का रूल नहीं है। इन द हैंड्स ऑफ सेलर, इन द हैंड्स ऑफ सेलर। सेलर के लिए अगर बात करें तो 50C का रूल लगने वाला है, जो कि क्या कहता है? सेल कंसीडरेशन कितना लेके चला जाएगा? 1,20 माइनस कर ले तेरी कॉस्ट,
ठीक है ना, गेन आएगा। तेरे लिए वहां 50,000 का रूल नहीं है, तो अदर सोर्सेज में गिफ्ट वाले पॉइंट में 50,000 का रूल लगता है। ये चीज कह रहा है, बोलो कोई डाउट इसमें? और ये गिफ्ट सारे अलग अलग हैं, सारे गिफ्ट की कैटेगरी अलग अलग है, यानी कि सभी को इकट्ठा नहीं करना, सभी गिफ्ट में 50-50 सेपरेट देखना है। 50,000 सेपरेट देखा जाएगा। समझा? 3 गिफ्ट बता दिए मैंने। कैश चेक ड्राफ्ट वाला अलग, इमोल्ड प्रॉपर्टी फ्री मिलना अलग। फ्री का तो सीधा है, 50,000 से ज़्यादा की फ्री है ना। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 से ज़्यादा वाली नॉन रिलेटिव से आएगी माफ, रिलेटिव से आएगी माफ, नॉन रिलेटिव से आएगी टैक्सेबल। कंसेशन रिलेटिव से, मुझे मेरे अंकल ने 10 लाख वाला घर 3 लाख का दे दिया, कुछ नहीं होना, माफ, क्योंकि वो कौन है? रिलेटिव। दोस्त ने दे दिया टैक्सेबल, क्योंकि 50 से ज़्यादा का फर्क भी है और 10% वाला भी रूल लग रहा है, तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। 10 की जगह क्या कर लेना? 20%। कब? एक रूल था 43 CA में, याद रखना। क्या था? अगर कोई नई बिल्डिंग बनी है, फर्स्ट टाइम बिक रही है, आप वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग ले रहे हैं पहली बार डेवलपमेंट के बाद, तो क्या है? 20% तक भी फर्क चलेगा। याद है 43 CA में था ये रूल कि अगर सिर्फ प्रॉपर्टी में है, प्रॉपर्टी अगर पहली बार कोई प्रॉपर्टी मिल रही है डेवलप होने के बाद और फर्क अगर 20% तक का भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। यहां लिखा है देखो, कह रहा है 10% का नहीं, लेकिन 20% का तक का भी फर्क, कोई दिक्कत नहीं होगी। 20 से ज्यादा फर्क देखा जाएगा अगर इमोल्ड प्रॉपर्टी क्या है? रेजिडेंशियल हाउस है, और बेचने वाला सेलर क्या है? प्रॉपर्टी का डीलर है, प्रॉपर्टी बेचता है, और वो आपको प्रॉपर्टी 12, 11, 20 से लेके 30 जून 21 में पहली बार अलॉट कर रहा है कंस्ट्रक्शन के बाद, और 2 करोड़ से कम वाली प्रॉपर्टी है, तो 20% तक का भी फर्क है, कोई आफत नहीं आएगी। 20 से ज़्यादा होगा तो गिफ्ट माना जाएगा, समझे? पर कंडीशन काफ़ी है। क्या? जो जिसने मुझे प्रॉपर्टी दी दोस्त, वो क्या करता है? या कोई अननोन आदमी प्रॉपर्टीज़ का काम करता है, उसने प्रॉपर्टीज बनाने के बाद पहली बार प्रॉपर्टी बेची मुझे वो, और वो रेजिडेंशियल घर है, 2 करोड़ से ज़्यादा का होना नहीं चाहिए। अगर वो एक्चुअल कंसीडरेशन से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 20% से ज़्यादा नहीं है तो नथिंग इज टैक्सेबल, माफ। 10 की जगह कौन सा रूल लगेगा? 20। यानी जहां मैं 50,000 कह रहा हूं वो तो है ही है, बस 10 की जगह कौन सा फर्क देखेंगे? 20। और डेट भी देखेंगे, इस डेट, यानी ये थोड़ी देर रूल एप्लीकेबल हुआ क्या? 12 नवंबर 20 से लेके जून 21 तक, यानी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तो अप्रैल, मई और जून के कुछ दिन हैं, उसके बाद तो ये रूल खत्म ही हो गया। उसके बाद तो क्या रूल चल रहा है? 10% का सिंपल रूल, चाहे वो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पहली बार मिली है 2 करोड़ से कम वाली, तब भी कौन सा रूल चलेगा? 10%। अब सुनो, ये बात है मई 21 की। मई 21 इस पीरियड में आ गया। मेरा एक कोई जान पहचान वाला था, वो मुझे प्रॉपर्टी दे रहा है 50 लाख रुपए में, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 58 लाख। 58 लाख रेजिडेंशियल घर है, कंस्ट्रक्शन नए हुए हैं, मेरे को पहली बार अलॉट कर रहा है। 58 लाख स्टैम्प ड्यूटी वाला कितने में दे रहा है? 50 लाख रुपए। रिश्तेदार नहीं है, मेरा दोस्त है, और उस दोस्त का काम है प्रॉपर्टीज में डील करना, और दे भी कब रहा है? जून 21 से पहले। अब बताओ कितने में दे रहा है? 50। कितने वाली है? 58। कंसेशन कितनी है? 8 लाख। 50,000 से ज्यादा की कंसेशन है? हाँ है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का 120% देखना है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 58 और एक्चुअल कंसीडरेशन का 120, कितना? 50 लाख का 120% देखोगे तो कितना बन जाएगा ये? क्या ये एक्सीड कर रहा है? नहीं। तो अब बच गए अदर सोर्सेज में क्या आएगा? कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये रूल कब लगता है? पहली बार कंस्ट्रक्शन होने के बाद मिले प्रॉपर्टी देने वाला प्रॉपर्टी में डील करता हो और ये घर हो, और ये जून 21 से पहले पहले डेट है यहाँ पे इस साल की, क्या? जून 21, 30 जून 21 से पहले पहले,
और 2 करोड़ से कम हो तो 10 को रिप्लेस करके क्या कर दो 20, उसके बाद घटा के इसे क्या कर दिया गया 10। समझ आया? 3 गिफ्ट हो गए। अब गिफ्ट में बात करता हूं कौन सा, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में किस गिफ्ट की बात कर रहा हूं? जैसे कि शेयर, जैसे कि ज्वेलरी, पेंटिंग गिफ्ट में आई। क्या? गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज। मूवेबल प्रॉपर्टी में कौन से गिफ्ट आते हैं? ज्वेलरी, गोल्ड आ गया, शेयर आ गए, डिवेंचर्स आ गए, पेंटिंग आ गई। मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट है ज्वेलरी, शेयर, पेंटिंग, स्कल्पचर। मेन तो ज्वेलरी और क्या है, शेयर, डिवेंचर है। पेंटिंग्स वगैरह चलो सारे हिंदुस्तान में तो नहीं यूज होती। आपको कोई पेंटिंग दे दे, आप कहे जी कुछ दे दे यार ये क्या है, क्यों अपने को वैल्यू नहीं पता ना फिर प्रॉपर्टी की, उसकी पेंटिंग की वैल्यू क्या है। पेंटिंग जो शौक रखते हैं उनके लिए वैल्यू होती है ना, हमें क्या पता। इसलिए पेंटिंग के गिफ्ट हमारे शहरों में तो देखो कम चलते हैं, लेकिन यहाँ गोल्ड बहुत चलता है, क्योंकि गोल्ड तो लोगों को पता है। शेयर डिवेंचर भी कम चलते हैं। अगर ये गिफ्ट आया, यहाँ भी क्या रूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट आया, और कहता है इफ अमाउंट ऑफ गिफ्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी वाला 50,000 से कम है, इज लेस देन 50,000, तो क्या होगा, एग्जाम्प्ट। अबव 50,000 हुआ तो, अबव 50,000 हुआ तो फ्रॉम रिलेटिव क्या होगा, एग्जाम्प्ट। और नॉन रिलेटिव अग्रीगेट क्या होगा, टैक्सेबल। वही रूल। भैया आपको ज्वेलरी देने वाले रिश्तेदार हैं माफ, दोस्त हैं फ्री में देंगे 70,000 मार्केट रेट वाली ज्वेलरी, फेयर मार्केट वैल्यू पता लग जाएगा शेयर का ज्वेलरी का, हाँ 50 से ऊपर देंगे तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। आपके दोस्त आपको 48,000 रुपये की ज्वेलरी देंगे, माफ होगा 48,000 की। 50 से ऊपर वाली देंगे तो क्या होगा, टैक्सेबल। क्लियर? कंसेशनल देंगे, कंसेशनल ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगी, ये मूवेबल प्रॉपर्टी कंसेशनल ट्रांसफर हो गई है। कंसेशनल ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर ये मूवेबल प्रॉपर्टी आपको फ्री में नहीं सस्ती आई और कंसेशन 50,000 से ऊपर का है, 50 से ऊपर, तो फ्रॉम नॉन रिलेटिव क्या होगी, फ्रॉम नॉन रिलेटिव टैक्सेबल। रिलेटिव से आएगी तो क्या होगी, माफ। समझ गए? यानी 2 कैटेगरी अलग हैं। लास्ट कैटेगरी थी 5वीं, क्या, सस्ती। देखो सुनो, मैं ये कह रहा हूं, आपके दोस्त ने फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ज्वेलरी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ज्वेलरी कितनी है, 7 लाख, ट्रांसफर्ड एट आपको दे दी 640 की। कितना कंसेशन है, सोल्ड कह दो, सोल्ड एट, आपको बेच दी कितने में, 640। कितना सस्ती, 60। ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है, कितने रुपए, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है कितने रुपए, 60,000 अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। बोलो कोई डाउट? अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा कितना, 60। समझ आया? अगर ये दोस्त आपको देता 645 में, 655 में, तो 45,000 की कंसेशन है ना, माफ। फ्री में मिली वो अलग कैटेगरी है, सस्ती मिली अलग कैटेगरी है। मान लो, 1 मिनट सुनो, ज्वेलरी रिसीव फ्रॉम फ्रेंड विदाउट एनी चार्ज, फ्री में आ गई 40,000 की, क्या होगी, फिर है कंसेशन इन वैल्यू ऑफ ज्वेलरी या शेयर फ्रॉम फ्रेंड,
ये भी क्या माफ, दो कैटेगरी अलग अलग होगी। वो फ्री आना 50,000 अलग रूल है और कंसेशन आना 50,000 अलग रूल है, कैटेगरी अलग अलग होगी। 5 कैटेगरी अलग अलग हैं। कैश, चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस 50 तक ले लो वो माफ, 40,000 दोस्त वो देंगे माफ, प्रॉपर्टी देंगे 45,000 की माफ, ज्वेलरी देंगे 47-48 के शेयर देंगे माफ, सस्ते दे दिए 40,000 रुपये कंसेशन माफ। अलग अलग है, मिक्स नहीं करना। पांचों कैटेगरी में 50-50 हज़ार की सीलिंग क्या है, अलग अलग है। पांचों कैटेगरी के अंदर आपको देखना पड़ेगा, अलग अलग रूल है। क्लियर? बोलोगे डाउट? पांचों कैटेगरी अलग अलग हैं। और जो मैंने गिफ्ट लिख दिए, शेयर डिवेंचर इसी में आता है, मूवेबल। इसके अलावा जो इसमें नहीं नाम आए वो सारे गिफ्ट क्या हो गए, माफ। जो ऑल अदर गिफ्ट्स पूरी तरह से काइंड में मतलब गिफ्ट आए, वो पूरी तरह से क्या होंगे, एग्जाम। यानी कार, बाइक, फर्नीचर, क्लॉथ्स, और क्या आता है, जहाज तो गिफ्ट आने से रहा, क्योंकि कोई जहाज दे दे, लेकिन कारें दे दे, बाइक दे दे, फर्नीचर दे दे, कपड़े दे दे, और क्या है, यूटेंसिल दे दे, एग्जाम। और क्या दे सकता है कोई आपको, लैपटॉप दे सकता है, कैमरा दे सकता है, मोबाइल दे सकता है कोई दोस्त, माफ। रिलेटिव तो कुछ भी दे दे माफ, रिलेटिव नहीं तो इनमें से कोई चीज आए माफ। मैंने आपको लिस्ट पूरी नहीं दी, ये लिस्ट अनलिमिटेड है। कल को कोई दोस्त आपको जनरेटरी गिफ्ट दे गया, माफ, ठीक है, कितना मर्जी माफ। कुछ भी गिफ्ट आए, लैपटॉप, एसी गिफ्ट आ सकता है, माफ। फर्नीचर, घर के बर्तन, क्रॉकरी सेट, माफ। फ्रिज दे गया गिफ्ट, माफ। बाइक, कार, माफ। क्या नहीं मिलना चाहिए, कैश, चेक, ड्राफ्ट 50 से ज़्यादा टैक्सेबल। जमीन जायदाद कंसेशन 50 से ज़्यादा हो एंड 10% से ज़्यादा डिफरेंस हो तो टैक्सेबल। फ्री आई एसडीवी 50 से ज़्यादा वाली टैक्सेबल, 50 तक की माफ। और मूवेबल में क्या होता है, सिर्फ शेयर, डिबेंचर, ज्वेलरी, पेंटिंग, कोई एंटीक नहीं होते, स्कल्पचर वगैरह, कोई ऐसा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की चीज़ें, वो 50 तक आए तो क्या होंगी, माफ। उससे ऊपर आए तो क्या, 1 रुपया भी ऊपर तो सारे पे टैक्स। कंसेशनल शेयर आए, रिलायंस के शेयर मेरा एक दोस्त 95,000 वाले मेरे को दे गया 60 में, 95 वाले फेयर मार्केट वैल्यू वाले 60 में, कितना कंसेशन, 35, माफ, एग्जाम। क्योंकि कंसेशन 50,000 से ज़्यादा की नहीं है। और देखो फिर मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, देखो मेरा एक दोस्त क्या, 2 दोस्त 45,000 रुपये कैश या आरटीजीएस कर गए, एग्जाम। 2 दोस्त और आए, मुझे ज़मीन जायदाद देंगे 40,000 रुपये सस्ती। एक और फ्रेंड आया, वो मुझे 45,000 एसडीवी वाली क्या है प्रॉपर्टी दे गया, माफ। एक और फ्रेंड आया, वो क्या है शेयर डिवेंचर दे गया फ्री में 38,000 वाले, माफ। एक और फ्रेंड आया, वो कहता है जी ज्वेलरी ले ले 90 वाली 60 में, 30 कंसेशन, माफ। क्योंकि ये सारे गिफ्ट 5 हैं इंडिपेंडेंट, अलग अलग। और दोस्त के साथ रिश्तेदार भी आए, वो तो जितने मर्जी आ जाएं, माफ। क्लियर? बोलोगे डाउट? तो ये बहुत बड़ा रूल है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है। गिफ्ट 5 अलग अलग इंडिपेंडेंट कैटेगरी मैंने बता दी। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की कहानी भी मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। इमोल प्रॉपर्टी का रूल 43C और 50C से जुड़े हैं, इसके तार वहीं से आया, ये पढ़ा था ना, चलो। तो वो वहाँ से भी लिंक रखता है। मूवेबल प्रॉपर्टी बता दी, इनके अलावा कोई और चीज़ गिफ्ट आएगी, माफ़ होगी। आपको जी बढ़िया है, कारें गिफ्ट कर दो, कौन रोकता है। और सही मायने में तो गिफ्ट वही होते हैं, कैश गिफ्ट कोई गिफ्ट थोड़ी होता है, ये तो ब्लैक मनी को वाइट करने का धंधा है। ये तो गिफ्ट तो असली वही होते हैं जो सामान मिले, ठीक है ना। तो गिफ्ट में अगर कोई सामान मिलेगा तो कितना मर्जी मिल जाए, माफ़ है। लेकिन जो मैंने स्पेसिफिक कैटेगरी दे दी वो, वैसे कार कोई आपको जी ये तो बढ़िया तरीका, दोस्त को ना 2 नंबर में क्या दे पैसा, और उसको कहे तू कार लेके मेरे को गिफ्ट दे दे, मेरी पैसे से, कहने को गिफ्ट हो जाएगा, मेरी हेल्प हो जाएगी, भाई माफ़ हो जाएगा। मेरे पास वाइट मनी नहीं, ब्लैक का पैसा है। पर ऐसा है, आप सोचो जी टैक्स बचाने के लिए हर कोई ऐसा कर लेगा। एक बात बताओ, दोस्त पहले कार अपने नाम लेगा, बिल कटवाएगा?
फिर आपको गिफ्ट करेगा, वो गाड़ी सेकंड हैंड हो जाएगी, इतना तो रेट गिर जाएगा जितना टैक्स नहीं बचना। समझ के ना, करना है कर लो, माफ़ है। कोई दोस्त को कह दे यार कोई पुरानी गाड़ी खरीद ले तू अपने नाम, मेरे को गिफ्ट कर दे भाई प्लीज़, माफ़ हो जाएगा, क्योंकि कारें टैक्सेबल नहीं हैं। कारें, फर्नीचर, बाइक, लैपटॉप, यूटेंसिल, एसी, कूलर, फ्रिज, घर के बर्तन, फर्नीचर, कपड़े, शूज़ पूरी तरह से माफ़ है। मैंने मूवेबल में रखा है सिर्फ शेयर डिवेंचर को और ज्वेलरी को, पेंटिंग, स्कल्पचर को। एक केस हो गया झगड़ा, आईसीआई की बुक में भी है, कोई आदमी आपको एफडी दे गया गिफ्ट में, फिक्स डिपॉजिट, क्या कहते हो, 70,000 रुपये का दोस्त एफडी दे गया, बैंक में एफडी नहीं होती, वो आपके नाम लगवा दी उसने 70,000 रुपये की एफडी, तो क्या कहते हो? मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये फर्स्ट कैटेगरी में जाना चाहिए। क्यों? ये कैश वाला गिफ्ट ही है, बैंक वाला गिफ्ट है, आरटीजीएस वाला गिफ्ट है। पर झगड़ा ये एसएससी कहता है ये कोई बैंक बैलेंस थोड़ी खाते में थोड़ी आया है, कोई आरटीजीएस थोड़ी आई है, कोई कैश थोड़ी आया है, ये तो एक असेट है, और ये असेट कहीं कवर नहीं साहब, देख लो कहीं कवर नहीं। शेयर डिवेंचर कवर है, एफडी कवर नहीं, इसलिए माफ होना चाहिए। समझ गए? झगड़ा है ये, लेकिन ज़्यादा बेस्ट है, मतलब मेरा ओपिनियन है बैंक बैलेंस की तरह माना जाए, इसे क्या है टैक्सेबल किया जाए। क्लियर? बाकी झगड़ा है। अगला कहते हैं इसे तो हम इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं, इसे बैंक बैलेंस का नाम नहीं देते, ये जस्ट लाइक एक इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इन्वेस्टमेंट का तो रूल क्या है ही नहीं कहीं। शेयर डिवेंचर मिले फिर तो ठीक है, एफडी तो कहीं नहीं, पर इसे बैंक बैलेंस मानना जाए और क्या लगाना पड़ेगा? टैक्स। एफडी इज लाइक कैश, जतिन कह रहे हैं, सही है, तो उसे कैश इक्विवेलेंट में गिना जाए तो ज़्यादा बेटर है। सही है? तो अब आप नोट्स में देखो, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन यानी सस्ती मिली वो मैंने बता दिया, शादी पे गिफ्ट मिले जितने मर्जी माफ़ होंगे वो बता दिया, ठीक। और अगर कहता है कि जो ट्रांसफ़र करता है उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10% से ज़्यादा, तो उसके लिए 50C लगेगा, या क्या लगेगा 43CA। ट्रांसफ़र करने वाले के लिए ये 43CA कहता है ना, प्रॉपर्टी का काम है और आप क्या है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसीडरेशन के 10% से ज़्यादा है, तो फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या मानी जाएगी? सेल। उसमें पंगा और भी था, उसमें पंगा था कि अग्रीमेंट हुआ जब बेचने का, उस वक्त कुछ पैसे एडवांस किससे आए हैं? चेक से, आरटीजीएस से। तो एसडीवी का डिफरेंस किस दिन का देखेंगे? अग्रीमेंट की डेट वाला, ना कि एक्चुअल रजिस्ट्री वाला। पढ़ा था ना वो सेक्शन, तो कैपिटल गेन और किसके हैं? 43CA PGBP। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जिसको गिफ्ट मिला उसकी, उसके लिए एक गिफ्ट का रूल क्या है बता चुका हूँ। प्रॉपर्टी की बात करूँ तो 50,000 से ज़्यादा कंसेशन हो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल प्राइस की, और डिफरेंस 10% से ज़्यादा हो, कंसीडरेशन 10% और जोड़ दें तो SDV उससे ज़्यादा हो। क्लियर? नीचे लिखा है लैपटॉप, कारें मिलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, म्यूजिक सिस्टम माफ़ होगा, ठीक है ना। ये चीज़ है। अपने HUF से कुछ गिफ्ट मिलेगा तो भी माफ़, क्योंकि HUF कौन होता है? अपने रिश्तेदारों का ग्रुप ही तो होता है HUF, तो उनसे गिफ्ट रिलेटिव का गिफ्ट है। ये ब्रीफ में टेबल बना के फिर से समझा रहा है, 5 गिफ्ट अलग अलग, कैश, चेक, ड्राफ्ट 50 तक माफ़, रिलेटिव से जितने मर्जी माफ़। प्रॉपर्टी फ्री में आई SDV 50 तक की माफ़, 50 से ऊपर वाली टैक्सेबल। कंसेशन 50,000 से ज़्यादा हो और 10% से ज़्यादा डिफरेंस, तो वो कंसेशन भी टैक्सेबल होगी। मूवेबल प्रॉपर्टी में बता दिया, अदर देन इमूवेबल मीन्स मूवेबल, 50 से ज़्यादा की मूवेबल प्रॉपर्टी फ्री आई टैक्सेबल, डिफरेंस 50 तक का है तो माफ़, 50 से ज़्यादा का कंसेशन है तो टैक्सेबल। नीचे नोट बताता है 2 अलग अलग ज्वेलरी आई और शेयर आए 40 के। अच्छा आप बताओ, ज्वेलरी आई 20 की फ्री में, शेयर आए 40 फेयर मार्केट वैल्यू वाले फ्री में दूसरे दोस्त से, 2 दोस्तों से 20 और 40 की मूवेबल प्रॉपर्टी 60 आई, टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी? क्या कहते हो? एक दोस्त 20,000 के शेयर दे गया, एक दोस्त 40 वाली ज्वेलरी दे गया, टैक्सेबल होगी? हाँ जी, टैक्सेबल होगी। क्यों? क्योंकि एक ही कैटेगरी होगी ना, अलग अलग थोड़ी हुई। या तो एक जमीन जायदाद दे जाता और एक क्या दे जाता? शेयर दे जाता। ये शेयर भी और ज्वेलरी भी एक ही कैटेगरी में आ गई, एक ही कैटेगरी में आ गई, शेयर, ज्वेलरी, पेंटिंग। नीचे नोट है, एग्जाम्पल है इसका, पढ़ लो बॉक्स के नीचे, पेज नंबर 12 पे ना जो बॉक्स लगा है नीचे नोट है ये वाला, सही है।
और कौन से गिफ्ट माफ होंगे? रिलेटिव वाले पेज नंबर 13 पे आ जाओ। रिलेटिव से जितने मर्जी आ जाएं। डेथ वाले केस का बताया ना, कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, और कोई ट्रस्ट दे गया, रिलीजियस ट्रस्ट, कोई स्कॉलरशिप मिलती है इंटेलिजेंट स्टूडेंट को, पूरी तरह से माफ। पढ़ लो क्या कह रहा है, गिफ्ट कितने मर्जी आ जाए माफ होंगे रिलेटिव से। अब रिलेटिव का मीनिंग नीचे दिया हुआ है, देखो इस हेडिंग पेज नंबर 13 पे मिडिल में रिलेटिव का मीनिंग बताया हुआ है, स्पाउस, यानी जेंट्स की बात कर रहा हूं तो वाइफ, अपने ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी, मैटरनल पैटर्नल, बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, स्पाउस के ब्रदर सिस्टर, स्पाउस के पेरेंट्स, स्पाउस के ग्रैंड पेरेंट्स, और इन सब ऊपर वालों की स्पाउसेस भी। बुआ है तो फूफा बताया ना, सिस्टर है तो जीजा जी भी रिश्तेदार, ठीक है, साली साहिबा रिश्तेदार तो साडू साहब भी रिश्तेदार, ये सब इनसे जितना मर्जी आए। आगे ऊपर वापस आओ, टेबल ऊपर पेज नंबर 13 पे, मैरिज वाला गिफ्ट माफ, वसीयत में कुछ आए, कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ में कोई दे गया दान माफ, लोकल अथॉरिटी से गिफ्ट आए कोई भी, लोकल अथॉरिटी कंपनसेशन दे देती किसी तरह का, तरह देती है ना, कई बार कोई बंदा बीमार हो गया उसे पैसा दे दिया, म्यूनसिपैलिटी के सीवरेज में गिर के कोई आदमी इंजर्ड हो गया और म्यूनसिपैलिटी ने उसको 80,000 रुपये दिया कंपनसेशन, पूरी तरह से माफ। कहते कोई यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गिफ्ट देते हैं, या कोई ट्रस्ट है 12AA में रजिस्टर्ड वो देती है कोई स्टूडेंट, कोई ब्रिलियंट और गरीब बच्चे को कोई अमाउंट देती है, पूरी तरह से क्या होगा, माफ होगा। ठीक, रिलेटिव लोगों ने कोई ट्रस्ट बनाया, मेरे अंकल ने ट्रस्ट बनाया, या मेरे मान लो चाचा, ताऊ, दादा, उन्होंने मिलके कोई ट्रस्ट बनाया, वो ट्रस्ट किनका है, हमारे परिवार का ही है, उनसे गिफ्ट आया तो रिलेटिव का गिफ्ट माना जाएगा। बस शर्त यह है कि उस ट्रस्ट में कौन हो मेंबर, सिर्फ मेरे परिवार के लोग। एचयूएफ भी तो परिवार के लोगों का ग्रुप है, उनसे गिफ्ट आया तो रिलेटिव गिफ्ट होगा। क्लियर। 47 में क्या लिखा था, गिफ्ट आए माफ। एचयूएफ पार्टीशन पे अपने मेंबर को असेट्स बांटता है, तो मेंबर को असेट्स अपने एचयूएफ से आए तो क्या होगी, माफ होगी। ठीक है, वो बता रहा एचयूएफ के पार्टीशन पे, कंपनी के पार्टीशन पे नहीं माफ होता। कंपनी असेट्स बांटती है ना, तो जो वो शेयर होल्डर को मिलता है तो सेक्शन 46 क्या लगाता है, टैक्स। लेकिन एचयूएफ में माफ। होल्डिंग कंपनी की को असेट्स मिल रही है, सब्सिडरी की, सब्सिडरी को होल्डिंग की, कोई दिक्कत नहीं है, माफ। फ्री में भी दे कोई दिक्कत नहीं है, माफ। क्योंकि वो शर्त यह है कि जो ट्रांसफरी कंपनी है वो क्या होनी चाहिए, रेजिडेंट, मतलब इंडियन हो, इंडियन रेजिडेंट होती है इंडिया की कंपनी, इंडियन हो। ओके। रिलेटिव कौन होता है, एचयूएफ का ग्रुप ही होता है, झुंड होता है परिवार के लोगों का, पूरा रिश्तेदारी होते हैं। नीचे बता रहा है नेफ्यू नीस रिश्तेदार है क्या। सुनो बड़ा अजीब है, मैंने क्या कहा, मैं अपने अंकल से चाचा से गिफ्ट लूं, माफ है क्या, नहीं माफ है। चाचा मुझसे गिफ्ट ले ले तो माफ नहीं है, क्योंकि नेफ्यू नीस कहाँ है, वो रिश्तेदार नहीं। और ये बड़ा अजीब लगता है कि भाई रिश्तेदारी तो टू साइडेड होती है। अगर अंकल मेरे रिश्तेदार हैं तो मैं भी तो उनका रिश्तेदार हुआ, नहीं। अंकल से गिफ्ट लिए जाते, अंकल को दिए नहीं जाते। लेकिन दादा दादी पोते पोतियां दोनों तरफ चलेंगे, दादा अपने पोते से ले ले, अपने बेटे से ले ले, माफ। बेटा अपने पापा से, दादा दादी से ले ले, माफ। लड़की अपने अंकल आंटी से ले ले, माफ। अंकल आंटी किसी नेफ्यू नीस से ले ले तो नॉन रिलेटिव माना जाएगा। है अजीब ना भाई, अंकल मेरे रिश्तेदार, मैं अंकल का रिश्तेदार नहीं हूं, वो मुझसे लेंगे तो नॉन रिलेटिव का गिफ्ट माना जाएगा। सही है, ओके। एचयूएफ बता ही दिया मैंने, परिवार के लोगों का ग्रुप होता है। ठीक है, जिस साल गिफ्ट डीड बनेगा उस साल टैक्स लगेगा कि नहीं देख लेंगे। ठीक है, ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना एक दो इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखो, गिफ्ट वाले प्रोविजन से रिलेटेड क्या कह रहा है।
चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्या कहता है, मिस्टर सी एम्प्लॉयड है, कंपनी में सैलरी 5 लाख है, उनको कैश गिफ्ट लाख रुपए किसी ट्रस्ट से मिलता है, जो ट्रस्ट क्या है, सेक्शन 12AA चैरिटेबल ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है। उनसे गिफ्ट मिलता है दिसंबर 21 में, दिसंबर 2021 में गिफ्ट मिल रहा है, 21-22 है सिलेबस में, दिसंबर 21 में गिफ्ट मिल रहा है। तो ये क्या कहता है, गिफ्ट ये ट्रस्ट से मिला तो टैक्सेबल होगा। तो मैंने अभी पढ़ा सेक्शन 12AA की ट्रस्ट से गिफ्ट मिला है, गिफ्ट फ्रॉम ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12AA क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। पढ़ा था अपने, क्लियर। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन 10 पे चलता हूं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 10 क्या कहता है, पढ़ना बताना। इलस्ट्रेशन 10 क्या कहता है, कहता है मिस्टर हरी प्रॉपर्टी डीलर है, उन्होंने अपनी बिल्डिंग बेच दी अपने फ्रेंड राजेश को, जो कहता है हु इज डीलर इन ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स। अच्छा, हरी तो प्रॉपर्टी का काम करता है, अपनी बिल्डिंग बेच रहा है, दुकान का स्टॉक 90 लाख में, 1/1/22 को, जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है। हरी कौन है, हरी कहता है रियल एस्टेट का काम करता है, प्रॉपर्टी उसके पास क्या है, प्रॉपर्टी उसके पास एज अ स्टॉक है, प्रॉपर्टी क्या है उसके पास, स्टॉक इन ट्रेड है, प्रॉपर्टी उसके पास स्टॉक इन ट्रेड। हरी एक रियल एस्टेट का काम करता है, वो प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है, वो किसको ट्रांसफर कर रहा है, हरी प्रॉपर्टी राजेश को, दोस्त है ये, फ्रेंड ऑफ हरी, हरी का दोस्त है राजेश, उसको ट्रांसफर कर रहा है। सोल्ड एट कितने में ट्रांसफर कर रहा है, 90 लाख, जबकि इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किसकी है, कितनी है प्रॉपर्टी की, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 150। लेकिन मुझे कह रहा है अग्रीमेंट जब हुआ था जुलाई 21 को, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी, 140, और हरी को डाउन पेमेंट 15 लाख किससे आई थी, क्रॉस चेक नहीं चलेगा, क्रॉस चेक का कोई मीनिंग नहीं। कौन सा चेक होना चाहिए, भूल जाओ, कोई मतलब नहीं, अग्रीमेंट की डेट वाला देखूंगा ही नहीं मैं, एसडीवी अकाउंट पे ही चेक आता तो 150 लाख रुपए। तो अब हमें कह रहा है टैक्स इंप्लीकेशन बताओ क्या होगा। अब हरी ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ अबव प्रॉपर्टी फॉर हरी, हरी ने ये प्रॉपर्टी कितने की खरीदी, हरी ने खरीदी थी, नीचे कह रहा है 75 लाख रुपए में, प्रॉपर्टी का काम है। फॉर हरी कौन सा सेक्शन लगेगा बोलो, आंसर, हरी के लिए कौन सा सेक्शन लगेगा बोलो, फॉर हरी सेक्शन 43CA एप्लीकेबल, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर्टी क्या है, स्टॉक, उसके लिए सेल ऑफ प्रॉपर्टी कितनी मानी जाएगी बोलो, 150 लाख। अग्रीमेंट वाली नहीं दोगे क्योंकि चेक से पेमेंट आई है, क्रॉस से, अकाउंट से और पे से आनी चाहिए, लेस। कॉस्ट कितनी, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट कितनी है 75, उसके लिए 75 लाख कौन सी इनकम आएगी, पीजीबीपी, उसका प्रॉपर्टी का काम है, बोलो 75 लाख कौन सी इनकम आएगी, पीजीबी। फर्क बड़ा है ना, फर्क क्या 10% देखना है, 10% से बहुत ज्यादा है, देख लो। एज क्यों हुआ ऐसा, एज एक्चुअल कंसीडरेशन के 110% से कहीं ज्यादा एसडीवी है, तो एसडीवी ही क्या ली जाएगी, सेल कंसीडरेशन ली जाएगी। पढ़ते हैं ना भाई ये चीज, बेचने वाले को क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल कंसीडरेशन के 10% से ज्यादा, बहुत ज्यादा है, 90 लाख का 10% 99 लाख तक ले जाता है, और ये 150 लाख है तो बहुत ज्यादा है, तो टैक्स कितने पे लगेगा, 150 के हिसाब से बिजनेस इनकम निकाल ली जाएगी। फॉर राजेश बोलो, हाँ जी राजेश के लिए बोलो, कंसेशन में आई है, कंसेशन कितने की है बोलो, 50,000 से ज्यादा है, और क्या बड़ी ज्यादा है, 150 लाख माइनस 90 लाख एसडीवी, और परचेज प्राइस कितना है, ट्रांसफर एट 90, कंसेशन क्या है 60 लाख रुपए, 50,000 से ज्यादा का कंसेशन है, एंड एसडीवी इज ग्रेटर देन 110% ऑफ कंसीडरेशन पेड, एक्चुअल कंसीडरेशन 110% करना
90 लाख का क्या बनता है? 99 लाख। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है उसकी? 150 लाख, बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो इसलिए, और कंसेशन भी 50,000 से ज़्यादा है 100। इसके लिए गिफ्ट फॉर राजेश कितना टैक्सेबल है? टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में गिफ्ट कितना टैक्सेबल होगा इसके लिए? 150 माइनस 90, 60 लाख रुपए भाई तेरे को अदर सोर्सेज में ये टैक्सेबल है। बोलो राजेश के लिए कितना टैक्सेबल आ गया? 60 लाख। किसी को डाउट? क्योंकि फर्क भी बहुत ज्यादा है ना, 10% वाली शर्त भी 50 वाली भी। तेरे लिए बिजनेस इनकम कितनी आ गई? 75 लाख रुपए। बोलो कोई डाउट? क्लियर? स्टॉक ब्रोकर है, अगर ये स्टॉक ब्रोकर है तो 43 CA लगेगा, और अगर ये स्टॉक ब्रोकर नहीं है, हाँ जी, हरी स्टॉक ब्रोकर नहीं है। हरी कौन है? इन्वेस्टर है, प्रॉपर्टी उसका काम नहीं है, तो क्या हो गया फिर कौन सा सेक्शन लग जाएगा? 43 CA की जगह क्या लगा दो? 50C। फिर इसके लिए सेल कितनी होगी? 150। कॉस्ट को क्या कर ले, देख लेंगे, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म। अगर मैं बी सिचुएशन की बात करूं, बी सिचुएशन में यहां पे हरी क्या है? हरी के लिए बी सिचुएशन, बी हरी क्या है? प्रॉपर्टी में स्टॉक नहीं, प्रॉपर्टी क्या है? एसेट है उसके लिए, नॉट अ प्रॉपर्टी डीलर। हरी प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, उसके लिए प्रॉपर्टी क्या है? असेट। तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ अब प्रॉपर्टी फॉर हरी 75। हरी पे सेक्शन कौन सा लगेगा अब? 50C। सेल ऑफ प्रॉपर्टी अब भी क्या मानी जाएगी? 150। लेकिन अब कॉस्ट को क्या कर सकता है वो? अब मुझे नहीं पता उसने कब की खरीदी हुई है, डिपेंड करता है। अगर उसने कब खरीदी है? जुलाई की, फिर ठीक है। फिर ये परचेज ऑन 1 जुलाई 20, और बेच कब रहा है? बेच कब रहा है? 2022। तो कितना टाइम हुआ है? ये पीरियड ऑफ होल्डिंग तो क्या है? लेस देन 24 महीने है ना। पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीने से कम है, तो कॉस्ट को क्या है? सीधा कम करो, कितनी? 75। कौन सा गेन आएगा? शॉर्ट टर्म है। ये सोच रहा, कहता जी मेरे लिए कुछ होएगा चेंज। राजेश कहता है जी भाई वो हरी अब प्रॉपर्टी का डील नहीं करता, वो आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। राजेश कहता सुनो बात, कहता है वो प्रॉपर्टी का काम नहीं करता, उसके लिए प्रॉपर्टी क्या है? असेट। तो क्या होगा मेरे लिए? आपको, तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क पड़ता है। वो प्रॉपर्टी का काम करता है तो 43C, प्रॉपर्टी का काम नहीं करता, सेट है तो 50C। तेरे को क्या फर्क पड़ता है? तेरे को तो गिफ्ट है, 10% से ज्यादा फर्क है, 50,000 का भी से भी ज्यादा है। तेरे लिए आंसर क्या रहेगा? सेम। तेरे लिए सेम। तेरे लिए क्या है? 60 लाख रुपए अदर सोर्सेज की इनकम है। समझाई बात? 11 ऑरली डिस्कस करना। 11, सुनील को जुलाई 21 में गिफ्ट आए 50,000। किससे आया? राम दोस्त से। राम कौन है? दोस्त। 50,000 राम के फादर। जब राम दोस्त है तो राम के फादर सब रिश्तेदार थोड़ी होंगे, दोस्त के फादर भी क्या है? नॉन रिलेटिव। और 5 लाख है अपने दादा से, जाने दो, ग्रैंडफादर जाने दो। 2 लाख है फादर इन लॉ से, ससुर से, जाने दो, माफ। 60,000 दोस्त से है, फॉरेन करेंसी है, वो भी कैश है, तो जोड़ो दोस्तों वाले। 25,000, 50,000 और 60,000 मिला के कितने हो गए? 1,35,000। क्या होएगा ये 1,35,000? टैक्सेबल होगा। सही है। 13, रानू को 5 लाख रुपए रिलेटिव से आए माफ, पेरेंट से आए वाइफ के माफ, मैरिज पे आए माफ, एक कार आई माफ, ज्वेलरी आई। ज्वेलरी कब आई है? शादी पे आई है तो चलो ज्वेलरी माफ कर देंगे, शादी ना होती तो ज्वेलरी 50 से ज्यादा वाली क्या होती? टैक्सेबल। पर क्योंकि शादी पे आई है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, माफ है। सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ना, गिफ्ट वाला सेक्शन पूरा कवर हो जाएगा। तो काफी बड़ा यूज तो अदर सोर्सेज में इसी सेक्शन का था। 56 to 10 वो हो गया। इलस्ट्रेशन 13, बताना मुझे कौन कौन से गिफ्ट का क्या करूं। कौन है ये? मिस रेनू को 3 लाख रुपए सैलरी आती है। चलो सैलरी बाद में देखता हूं। कहता है गिफ्ट आया 1 लाख रुपए मदर की सिस्टर से। हाँ जी,
गिफ्ट फ्रॉम मौसी हो गया ना, मदर की सिस्टर। अदर सोर्सेज में आएगा क्या? दूसरा, गिफ्ट आया किससे? फ्रेंड से। फ्रेंड जया, हाँ कितने का है? ये तो 50 से बहुत ज्यादा है। आगे चलो, कहता है गिफ्ट आया ज्वेलरी, बाजार रेट 5 लाख वाला। फ्योन्सी, शादी हुई नहीं अभी, मतलब फ्योन्सी शादी नहीं हुई ना, हस्बैंड वाइफ थोड़ी होते हैं। तो हस्बैंड वाइफ नहीं है तो फ्रेंड की तरह मानो। गिफ्ट फ्रॉम फ्योन्सी से कितने रुपए? नहीं बख्शा जाएगा, मैरिज से पहले गिफ्ट जो है बख्शे नहीं जाएंगे। आगे चलो, फोर्थ, कहता क्या? 75,000 5 दोस्तों से शादी पे आया। गिफ्ट ऑन मैरिज, अच्छा मैरिज जाने दो, मैरिज पे है ना। आगे चलो, गिफ्ट 78,000 फादर के ब्रदर, अंकल से गिफ्ट है, अंकल का गिफ्ट जाने दो। सिक्स्थ, गिफ्ट आया हस्बैंड के फ्रेंड। हस्बैंड, ये जया के हस्बैंड के फ्रेंड है। हस्बैंड के फ्रेंड तो कोई भी नहीं चलेगा। ये आपको 50 से ज्यादा नहीं, क्यों ऊपर नहीं आ चुके क्या? कोई स्टूडेंट कहते सर ये तो पूरे 50 है, माफ कर दो। साल के अंदर ऊपर भी गिफ्ट आए हुए हैं, क्वेश्चन एक ही चल रहा है, इसलिए नहीं बख्शा जाएगा। ऊपर कोई गिफ्ट ना होता तो कोई बात नहीं, 50 तक माफ होता। आगे चलो, गिफ्ट 26,000 मदर के फ्रेंड से। मदर के फ्रेंड हो, जो किसी के भी फ्रेंड हो। आगे चलो, क्या? 8th, गिफ्ट 45,000 ब्रदर इन लॉ से। हाँ जी, ब्रदर इन लॉ क्या है? रिश्तेदार, वाइफ का ब्रदर। आगे चलो, 9, गिफ्ट है किससे? अपने एम्प्लॉयर से। अच्छा, एम्प्लॉयर का गिफ्ट तो क्या है? सैलरी बेसिक कितने रुपए की है? 3 लाख रुपए की बेसिक सैलरी। और गिफ्ट किससे है? गिफ्ट फ्रॉम, मान लो कैश आया, वैसे काइंड आता तो भी ना बख्शता, 5,000 से ज्यादा बड़ा टैक्सेबल होता, 5 तक तो माफ होता, लेकिन ये गिफ्ट कैश का ही मानो, क्योंकि लिखा है गिफ्ट इन कैश, कोई 1 रुपया माफ नहीं। काइंड में आता तो क्या सबको आता, एप्रिसिएशन ऑफ सर्विस में आता, कम से कम 5,000 तो माफ होता, 25 टैक्सेबल होता, वहां 5,000 तक माफ होता है। ये एम्प्लॉयर वाला गिफ्ट, कैश वाला फुल्ली टैक्सेबल सैलरी में। ये तो कैश वाले गिफ्ट हो गए। कितने हो गए बताना कैश वाले? 4, 5, 9 और 9,76,000। आगे चलो, कैश गिफ्ट्स हो गए, ये अलग कैटेगरी है, टैक्सेबल है अदर सोर्सेज में। अब और देखो, गिफ्ट और भी है। कहता है इसने प्रॉपर्टी खरीदी 4 लाख वाली सिया से 3,15,000 में। अच्छा बताओ, कंसेशन, कंसेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कितने वाली? 4 लाख वाली सिया ने कितने में दे दी? 3,15 में। कितना कंसेशन है? 85,000। क्या होगा? चेक करो, 3,15 का 110%, 3,45,46 46 होगा, और ये 4 लाख है। 50,000 से ज्यादा भी फर्क है और 10% से ज्यादा भी, तो ये क्या है? टैक्सेबल। कहां पे? अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल। सही है। आगे चलो, कहता है इसने मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी 5 लाख वाली लीजा से। फ्रेंड ही बोलते हैं इसकी, कोई कैश दे रहा, कोई क्या दे रहा, कोई क्या दे रहा है, लाइन लगा रखी है। अब इसे क्या मिली है? शेयर ज्वेलरी मिली है 5 लाख वाली। कोई फ्रेंड है लीजा, ये खुद है रेनू, इसको लीजा से गिफ्ट मिला है 5 लाख वाली 460 में। मूवेबल प्रॉपर्टी फ्री नहीं मिली, मूवेबल प्रॉपर्टी एट कंसेशन, कंसेशन पे मिली है। 5 वाली कितने में? 40,000 कंसेशन है, तो बस अदर सोर्सेज में कितना टैक्सेबल हुआ? 9,76 और 85, 10,61,000। सैलरी कितनी होगी? लेकिन चलो स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दो, स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1) ने कितनी दे दोगे? 50। टैक्सेबल सैलरी कितनी आ जाएगी? 2,80,000 की क्या आ गई? टैक्सेबल सैलरी। बोलो कोई डाउट? हाँ जी, कितना लगेगा? ये कह रहे हैं गिफ्ट पे टैक्स, स्लैब लगेगी, अदर सोर्सेज की इनकम है, फ्लैट कहाँ कहा? मैंने तो नहीं कभी बताया।
स्लैब लगेगी। अदर सोर्सेज की आम इनकम है, जोड़ के बना लो जैसे बनता है। इंडिविजुअल है तो स्लैब लगेगी। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ हाँ अलाउड है, कोई चक्कर नहीं। ये आम है इनकम अदर सोर्सेज की, इसमें से कोई और अदर सोर्सेज का कोई लॉस है, हॉर्स एक्टिविटी वाला नहीं। ऐसा आपस में कटेंगे गिफ्ट? ना ना, ये कह रहे हैं जी आपने साल के शुरू में दोस्त को गिफ्ट दिया 70,000 रुपये, साल के एंड में वो दोस्त आपको गिफ्ट देगा 40,000 रुपये। क्या सर हिसाब किताब करके तो 30 ही बचा? तो भैया गिफ्ट में हिसाब नहीं किए जाते, तो अलग अलग है। उसने आपको 70 दिया, 70 आपकी इनकम में जोड़ लो। आपने उसको 40 दिया, वो खुश है, कहता माफ 50 से नीचे है। आपस में काटने नहीं गिफ्ट, गिफ्ट करके याद थोड़ी रखे जाते। गिफ्ट दिया अब लेना है। छोटे बच्चों में होता है, मैं उसके बर्थडे पे दे के आया था, वो मेरे बर्थडे पे दे के आए, ऐसे ही होता है। बच्चों को नहीं पता होता ना, शौक होता है बच्चों को। हमारे बच्चों को भी कहते हैं भाई, वो कहते हैं जी बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो उनको समझा देते हैं भी अपा चलते हैं कहीं खाते पीते हैं और वहीं के काट लेंगे ऐसे करके। कहा ना वो दोस्त आएंगे गिफ्ट लेके आएंगे, उनको कहते हैं हम लेके दे देते हैं भी जो 2-4 चीज़ें लेनी है तेरे को। वो बच्चे को थोड़ी पता होता है भैया, अच्छा नहीं लगता ऐसे, सामने वाले को लगता है रोज़ ही सेलिब्रेट करके बैठ जाते हैं, हमें टेंशन खड़ी हो जाती है ऐसे। लेकिन बच्चे को तो अच्छा लगता है ना भी उसके दोस्त आए कुछ लेके, उसको तो यही होता है इंटरेस्ट। तो वो देना भी होता है उधर, लेना भी होता है, उनमें चलता है ऐसे। तो गिफ्ट कटेगा नहीं ऐसे, समझाई बात? अगले वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में पढ़ के देखना, प्रॉपर्टी का है क्वेश्चन नंबर 14, गिफ्ट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 15 गिफ्ट से रिलेटेड पढ़ लोगे? 15 तक के क्वेश्चन, ये मतलब गिफ्ट वाले क्वेश्चन काफ़ी हैं, ये पॉइंट कवर हो जाएगा इससे, कर लोगे?